जैसा कि सबको पता है कि आप एक छोटे से कस्बे से निकलकर देश के श्रेष्ठतम कलाकारों की अग्रिम पंक्ति में पहुंचे, तो गोवर्धन सिंह पंवार को यह एहसास कब हुआ कि उनके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है? नमस्कार त्रिपाठी जी। मैं जब 18 वर्ष का था तब 10वीं क्लास में था देवगढ़ हाई स्कूल में। उस तक मैं या मेरे परिवार ने किसी ने हमने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मैं कभी क्राफ्ट्समैन या आर्टिस्ट बनूंगा। लेकिन मेरी जीवन की पहली असफलता, प्रताड़ना और अन्य परिस्थिति के कारण, निराशा के कारण एक जीवन में एक नया रास्ता जो अनायास ही मैंने पकड़ लिया, उसका कारण था कि मैं 10वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आया था। तो हम एक संयुक्त परिवार में थे। मेरे सबसे चचेरे भाई पृथ्वी सिंह जी पंवार, जो पहली क्लास से लेकर MSc एग्रीकल्चर में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए थे, उनका एक रिकॉर्ड था। हाई स्कूल पहली देवगढ़ में पहली हाई स्कूल बनी थी और उस समय फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए और उनका मेरिट में नाम था। तो हमारे एक टीचर थे सुंदरलाल जी, जो बहुत स्नेह रखते थे मेरे और मेरे भाई से। उनको ये दुख हुआ कि मैं उसका छोटा भाई होकर के मैं एक सप्लीमेंट्री में आया, मैट्रिक पास नहीं कर सका। तो उन्होंने इतना स्नेह था कि मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि तू चूल भर पानी में डूब मर, तेरा भाई का मेरिट पे नाम है, तू पास नहीं हो सका। उसका मुझे दुख जरूर हुआ और एक सदमा भी हुआ, लेकिन गुरु के उस प्रताड़ना को मैंने आशीर्वाद के रूप में लिया और मैंने चुना कि मुझे क्या करना चाहिए। एक ऑप्शन था कि मैं वापस सप्लीमेंट्री दूँ। दूसरी बार उसी समय एक एडवर्टाइजमेंट निकला था राजस्थान गवर्नमेंट का कि हैंडीक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग खुली है, उसमें जो जिनको ड्राइंग और ये कुछ क्राफ्ट वगैरह आता है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 2 वर्ष का हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेनिंग था, स्टाइपेंड देंगे। बस मैं घर में बिना किसी को कहे घर छोड़ करके माँ बाप से जरूर कहा कि मैं आगे कुछ पढ़ना चाहता हूँ और ये करूँगा। और मैं वहाँ जयपुर एडमिशन हैंडीक्राफ्ट्स में मुझे एडमिशन मिल गया। वहाँ मैंने ट्रेनिंग शुरू की। वहाँ कहीं मेरे जीवन की पहली शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन उस समय भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी आर्टिस्ट बनूंगा। यही तक था कि मैं एक क्राफ्ट्समैन बनूंगा, हैंडीक्राफ्ट सीख लूँगा और कम से कम क्राफ्ट टीचर बन जाएंगे। 1 वर्ष प्रशिक्षण के बाद हुआ, मैं परीक्षा नहीं दे पाया, टाइम चूक गया। सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष में फिर लक्ष्मी कुमार जी ने मुझे प्रोत्साहन किया कि तुम हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग के साथ साथ वापस मैट्रिक पास कर ले और तुम्हें जो जरूरत है मैं पूरी करूँगी। तो उन्होंने एक ट्यूटर की व्यवस्था की, जो मुझे उस समय टीचर की तनख्वाह 75 रुपये थी, लेकिन उन 75 रुपये में उन्होंने एक ट्यूटर रखा था। तो उनके घर पर ही मैं चला जाता था। वहाँ मुझे ये गणित वगैरह जो मेरी कमज़ोर थी, इंग्लिश वगैरह कमज़ोर थी, तो इंग्लिश उनके भाई साहब थे, वो पढ़ाया मुझे उन्होंने और ट्यूटर में थी और मैं किस तरह से मैट्रिक पास हो गया। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं कहीं स्कूल टीचर बन जाऊँ। लक्ष्मी कुमार जी ने मुझे कहा कि गोवर्धन मेरी बात मानती हूँ, तुमने ये 2 साल तपस्या की है, इसको तू मत छोड़ और टीचर वगैरह ये सब चीज़ है, तेरे लिए गुण है, तू अच्छा है और इसी प्रोफेशन में तू लगा रहे और तेरे पिताजी को मैं समझा दूंगी। और तुम्हें अगर खाने पीने की कोई तकलीफ है तो मेरा रावला है, इतने लोग 10-20 आदमी खा रहे, तुम जब तक तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती तुम घरे आके खा सकते हो। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना आत्मनिर्भर ही था। लकीली उस समय 1959 में एग्रीकल्चर वर्ल्ड फेयर हुआ था दिल्ली में, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर फेयर था जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर आए थे। उस पेविलियन में हैंडीक्राफ्ट में मैं एसोसिएट था। तो उसी समय हैंडीक्राफ्ट्स जो लोगों से काफ़ी मेरा परिचय हो गया था और वहाँ राजस्थान पेविलियन बना। तो राजस्थान पेविलियन में मुझे काम करने का भी मौका मिला और वहाँ मुझे पेपर मेसी का डेमोन्स्ट्रेशन करने का भी मौका मिला था। वहाँ एक पेपर मेसी की स्टॉल भी लगी हुई थी, जो सारे स्टेट्स के आए हुए थे। वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट क्राफ्ट, एग्रीकल्चर वगैरह वर्ल्ड एग्रीकल्चर फेयर था। लकीली बिहार पेविलियन, बिहार गवर्नमेंट का पेविलियन राजस्थान पेविलियन के जस्ट सामने था। वहाँ के डायरेक्टर घूमते घूमते वो राजस्थान पेविलियन में आए। उन्होंने आकर के मेरे पेपर मेसी का जो डेमोन्स्ट्रेशन था देखा और मुझे पूछा कि आप हमारे बिहार में आके नौकरी करोगे। तो मैंने
उसने कहा साहब मुझे यहाँ 110 रुपये मिलते हैं, ये करे क्या आप 110 रुपये की बात करते हो, हमारे यहाँ आप आओगे, आपकी सैलरी 150 शुरू होगी, आप गवर्नमेंट सर्विस बनोगे, आपको पेंशन मिलेगी, और आप आना चाहो तो पटना में हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाओ। तो मैं उसका ऑफर को लेकर के उस समय मैं फिर पटना चला गया। पटना में मैंने 18 जनवरी 1960 में जो बिहार गवर्नमेंट का जो डिज़ाइन सेंटर था उसमें मैंने कार्य ग्रहण कर लिया, और वहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। तो एक हैंडीक्राफ्ट में मैं एस्टेब्लिश हो गया। विद्यासागर जी देवगढ़ के थे, देवगढ़ पे पढ़ाते थे तो उनको देवगढ़ का ही मानते थे। बल्कि गांव में एक दिन में जा रहा था, पूछा था कहाँ जा रहे हो, देवगढ़ का, क्या वो विद्यासागर जी वाला देवगढ़। तो उस समय जैसे बहुत वर्षों से रहे थे तो उस वजह से उनकी आत्मीयता हो गई थी, और मैं तत्पनपुर का भी मेंबर था। तो विद्यासागर जी ने एक दिन बातचीत होती रहती थी, लेकिन यूपीएससी का एक पोस्ट निकला, उन्होंने घर पर आए, आने के बाद कहा कि हमारे साहब ये यूपीएससी की पोस्ट निकली है, अप्लाई कर दो। मैंने इंग्लिश नहीं जानता था, ये मेरी कमजोर थी, तो मैं गाइडेंस के लिए मोनालाल जी गोयल के पास गए, जो एमपी थे, बाद में किसी हाई पोस्ट पर चले गए, प्रमोशन था, तो वो वेल विशर थे मेरे। तो मैंने उससे जाके पूछा सर ये मेरे को ये ऐसा इंटरव्यू आया, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, तो जैसे आपने बताया कि नेचुरल लाइफ में, उन्होंने कहा देखो लोग इंटरव्यू जाते हैं तड़क भड़क टाई बूट सूट बूट, तुम कुछ पहनना, तुम आर्टिस्ट हो, तुम जैसा नेचुरल जैसा तुम्हारा लाइफ है उस तरह से नेचुरल लाइफ में रहना, नेचुरल चीज का ही ये रखना, और जो इसके लिए तुम प्रिपरेशन करके जाना, तुम क्या कर सकते हो वहाँ जाकर के डायरेक्टर बने। तो यहाँ तुम एक क्राफ्ट्समैन हो, एक डिजाइनर हो, लेकिन जब डायरेक्टर बनोगे तो तुम्हारा विजन डेवलप होना चाहिए कि हैंडीक्राफ्ट्स को तुम किस तरह से डेवलप कर सकते हो। तो गोवा के बारे में जानो, गोवा क्या क्या चीज़ है, क्या कर सकते हो, वो चीज़ की तुम तैयारी करो, और अपने ड्राइंग वगैरह जितने सब्जेक्ट है तुम इनमें प्रिपरेशन करके जाओ। लेकिन उस समय क्या सीधे थे आर्टिस्ट थे, कोई रहा नहीं, लेकिन ये स्वेटर पहन के मत जाना, तुम ये कोट पहन लेना, ताकि कम से कम ये तो रहे कहाँ इस आदमी की पर्सनैलिटी में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़े। तो लकीली मैं 2 दिन पहले दिल्ली में गया, तो हमारे बिहार जो भी परिचित एमएलए थे, उन्होंने बिहार की एक बुक्स ला के मुझे दी गोवा की, कि गोवा कैसे जाओ, क्या वहाँ का है, कितना डिस्टेंस है, वो मेरे को जानकारी मिल गई। लेकिन मैं इंटरव्यू देने गया तो मेडिकल स्कूल के डायरेक्टर भी वहाँ आए हुए थे। उसमें उन्होंने पूछा गोवा में आप क्या करोगे, तो मैंने कहा सर आई विल चेंज देयर गोवन माइंड्स। कैसे? मैंने कहा आपके डिपार्टमेंट से बुक पब्लिश हुई 1968 में, इसमें लिखा हुआ है कि गोवन पीपल टू बी मैकेनिक रादर देन द क्राफ्ट्समैन। तो मैं उनको माइंड चेंज करके क्राफ्ट्समैन बनाऊंगा। किस तरह से क्राफ्ट्समैन बनाऊंगा, फिर मैं जितनी क्राफ्ट की तैयारी थी तो सब उनको बताया गया कि ये चीज़ बन सकती है, ये बन सकती है, ये हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट में डेवलप हो सकता है, ये हो सकता है। तो काफ़ी खुश हुए। और फिर मैं 40 आदमी से 10 आदमी को उन्होंने सेलेक्ट किया था, मेरे से सीनियर लोग भी थे, फिर भी उन्होंने मेरी एबिलिटी जान करके दे करके, और ईश्वर के पास ही वो मैं सेलेक्ट हो गया। और वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट रहा कि मैं गोवा में क्राफ्ट्समैन से डायरेक्टर की पोस्ट पर गोवा में जाके ज्वाइन किया। और ये मेरी शुरुआत कहिए गोवा से स्कल्पचर में मेरी शुरुआत की। गोवा में जाने के बाद मेरा जो पहला उनका स्कल्पचर था वो नेशनल एग्जीबिशन में सेलेक्ट हुआ, और वो मुझे प्रोत्साहन मिला। फिर गोवा से 7 मुझे अवार्ड मिले, और यहीं से मेरे जीवन की ये शुरुआत कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट जो 3 पॉइंट थे वो उस वजह से मुझे आर्टिस्ट बना दिया। देवगढ़ के लिए मैं कुछ कर नहीं सका, स्टेट के लिए भले मैंने जो किया स्टेट से बाहर ही रहा 36 साल तक, लेकिन जो रहा राजस्थान के नाम से रहा। मुझे लोग राजस्थान गोवा में भी रहता तो लिखते थे लोग कि राजस्थानी बोर्न आर्टिस्ट इन वर्किंग इन गोवा। अभी मैं 18 साल रह गया, फिर भी लोग जब लिखते थे राजस्थानी बोर्न आर्टिस्ट वर्किंग इन गोवा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना जो है वापस स्टेट में आना चाहिए। तब मैंने मानस बना लिया। मैं आ रहा था तभी उन्होंने कहा कि तुम अभी भी जाओ, मेरा सेकेंड ऑप्शन है रह सकते हो। मैंने कहा नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं स्टेट में आया तो
स्टेज से अफेक्शन हमेशा मेरा रहा है। इतना ही दूर रहा फिर भी मातृभूमि का जो होता है, यही अफसोस है कि मैं देवघर के लिए कुछ नहीं कह सकता। क्या भविष्य में कुछ अभी अगर आपको कुछ अवसर मिले देवघर के लिए कुछ करने का? मैंने बहुत बार कोशिश की, बहुत से लोगों से कहा, लेकिन वो अपने मन मुताबिक हुआ नहीं। अब क्या है कि 85 की एज में अब जो शक्ति है काम करने की, वो छोटा मोटा जैसे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह है, बच्चों को कुछ तो जैसा कि आप अपने गांव का नाम सुनकर इतने भावुक होते हैं, तो आपका बड़ा लगाव है और बड़ा दुख भी है आपको कि आप अपने गांव के लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बहुत जल्दी कुछ ऐसा अवसर मिलेगा कि आप यहाँ के बच्चों को कुछ सिखा पाए। वहाँ कुछ था नहीं। एक बार राव साहब ने मुझे जरूर कहा कि गोवर्धन, तू इतना आर्टिस्ट है, हमारे तेरा कोई सिंबल तो छोड़। तो फिर उनके महल पे एक मैंने वो जो भी आपने देखा होगा गरुड़, वो मैंने दुबई का उनकी होटल गरुड़ होटल बनाई, तो वो उनका गरुड़ का सिंबल था। उसी को मॉडिफाई करके मैंने एक सिंबल कर दिया। मानदाता सिंह जी को राजस्थान की चीज़ें बनाई और उनको मैंने राजस्थानी पेंटिंग करके भेज दी। और लक्ष्मण कुमार जी ने एक बार मुझे कहा था कि मेरे गांव में तुम्हारा हाथ का कुछ निशान होना चाहिए। तो उनके देवताओं के कुछ ऐसे कंसेप्ट थे कि वो गढ़ने गए थे रावत सर, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, और उनके साथ 4-5 आदमी और थे। तो औरंगजेब की फौज में वो 4-5 आदमी मरने के लिए तैयार थे, आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। जो पानी खत्म हो गया था, वो खत्म हो गई थी। उसके बाद वो कोई उनको एक देवता मिला और कहा तुम इस जगह जाओ, यहाँ पानी है, यहाँ खाना है। तो वापस जीत के आए, तो वो एक देवता को लेके आए थे। तो एक जगह जहाँ रखा, वहीं पर देवस्थान बन गया। तो उनकी एक आस्था थी लक्ष्मण कुमार जी की कि मेरे उस जगह जो 5 व्यक्ति थे उनका मैं स्टेचू बनवाना चाहती हूँ। तो फिर मैं अवसर में जाकर के उनका बना दिया। जैसा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ, तो आप अपना आदर्श किसे मानते हैं, या ऐसा कौन है जो आपकी प्रेरणा का स्रोत है? सबसे बड़ी प्रेरणा तो मैं कहूँगा मेरे जो भाई पृथ्वी सिंह जी थे, उनको ही मानूंगा कि उन्होंने उस समय एक, मेरे पिताजी इतने समर्थ नहीं थे 3 बच्चों का पालन पोषण कर सके 4 साल के बिना तनख्वाह। तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत तो पृथ्वी सिंह जी है, जो कि चचेरे भाई थे, अपने भाई नहीं, पिताजी के बड़े भाई के लड़के थे। उन्होंने सेक्रीफाइस किया, और उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया कि जब मैं पटना में जाने वाला था, उस समय ही हमारे पृथ्वी सिंह जी के बड़े ब्रदर थे, जो संपत के पिताजी, उनकी डेथ हो गई। उसी दिन जिस समय वो जाने वाला था, चिट्ठी आई, डेथ हो गई। जाने को पैसा नहीं था, कहाँ जाऊँ? मेरी भाभी ने सोने के जेवर उस समय जा करके जयपुर में बेच के उन्होंने मुझे 150 रुपये दिए, तुम जाओ पटना जाओ। पारिवारिक जो है प्रेरणा भाई भाभी का ये त्याग भाई। उसके अलावा लक्ष्मण कुमार जी का आज तक मैं स्नेह मानता हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि गोवर्धन तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ राजस्थान में तो बोलो, मैं कुछ नहीं। मैंने कहा कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे किसी तरह की कोई आर्थिक शारीरिक किसी तरह से नहीं, कला के क्षेत्र में कुछ हो तो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से उनका रहा। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा श्रेय रहा तो वीके सिंह जी IAS जो देवघर के जनरल थे, उनका कि अगर वो 4 साल की छुट्टी को इंटरप्रेट नहीं कर पाते तो शायद वो बिहार में नहीं होते, तो शायद मैं उस समय बिहार में ही शायद मर जाता, मेरा परिवार को लग गया। तो इस तरह से बहुत से लोगों का, KL कोचर साहब का, जो गोयल साहब का है, इन लोगों का सबका बड़ा सहयोग आदर्श रहा। और जीवन के हर क्षेत्र में हजारों लोगों ने मेरी हेल्प की, मदद की। यहाँ तक कि मैं शायद बिगड़ सकता था, मैं भी आर्टिस्ट था, ड्रंकर बन सकता था, लेकिन बिहार में पटना में जिस जगह मैं किराए में रहता था वहाँ 5-7 किराएदार थे। तो भाई किराएदार, जैसे मुझे यहाँ दादाजी बोलते, मैं 18 साल 19 साल 20 साल का था, तो मैं किराएदार थे हमारे बगल में, उसको कायस्थ परिवार थे, उसको एक माँ बोलता था। उसके बेटे नीलू में थे, दवाई में थे।
तो मुझे 6 महीने की एक साथ तनख्वाह मिली पटना में, 1000 रुपये। तो लोगों ने कहा कि कुछ सेलिब्रेट करो हमारे साथ। तो उनका दामाद और बेटे वो सब सर्विस होल्डर थे, 2 अक्टूबर था, फिर भी वो कहा साहब मटन तो नहीं मिलता, मुर्गी लाए, वो एक वाइन ले आए और सेलिब्रेट करो, आपको इतना पैसा मिला, आपका देख लिया, पीने खाने का वो सब। तो जैसे ही पीने बैठे, जिसको मैं माँ बोलता था, वो आई आके उसने अपने दामाद का कान पकड़ा पहले, तो कहा कि बाहर निकलो दामाद। उसके बाद उसने लड़के को उठाया, कान पकड़कर एक थप्पड़ मारी उसको, कहा नालायक, ये बच्चा जो 20 साल का आया है, अभी इसको मालूम भी नहीं जिंदगी क्या है, और तू इसको बिगाड़ रहा है। वो बुद्धिस्ट थे, रेलवे में सर्विस कर रहे थे। उसके बाद उसने मेरा कान पकड़ के कहा, बेटा उठो, माँ बोलते हो, माँ मत बोलना, माँ बोलो तो जब तक ध्यान में रहता हूँ। तो मैंने ये बात है, मेरी शादी में हुई थी तो अपना रिवाज है कि एक बार लोग आगे तो जैन धर्म हो गया। तो इस तरह से बहुत से लोग जिनका कि कोई संबंध नहीं रहा, उन लोगों ने भी आत्मा का स्नेह दिया, और उनके स्नेह से ही आज तक मैं कुछ बन पाया और जीवित भी रहा। ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी कह सकते हैं। और बाकी तो जीवन में मुझे कभी कोई सुख नाम की चीज मुझे अनुभव नहीं की, क्योंकि 36 साल की सर्विस में ब्यूरोक्रेसी में जितना मैं परेशान रहा, शायद कम आदमी दुखी रहे। एक सामान्य व्यक्ति से कलाकार अधिक भावुक होता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक विद्रोह की भावना भी होती है। तो आपकी कलाकृतियों में हमें एक विद्रोह और एक नाराजगी स्पष्ट नजर आती है। तो ये विद्रोह या नाराजगी किसके प्रति है? मेरा जो ये मोस्टली विद्रोह है, वो किसी जाति, धर्म या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जो सामाजिक व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था के ज़्यादा खिलाफ है, उसको अभिव्यक्त करने की मैंने कोशिश की। जो करप्शन है, बोनस सिस्टम है, जैसे नेता कुछ बोलते हैं, होता कुछ और है, तो उसको मैंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की। क्योंकि मैं एक लेखक होता तो शायद लिखता, तो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने अपने विजुअल फॉर्म में उसको एक्सप्रेशन करने की कोशिश की, जो मेरे मन के भाव है कि मैं समाज के बारे में क्या सोचता हूँ। ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है, और जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो मैंने अनुभव किए, जिस प्रकार की प्रतिरक्षण, किस तरह से करप्शन, किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से बहुत अपमान होता है, उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की। जैसे माई लूज टॉक, माई लूज टॉक में हमेशा ये एक सब्जेक्ट इसलिए लिया कि मैं क्राफ्ट्समैन से काम शुरू किया, तो उस समय कोई बड़ी बात नहीं थी। जब थोड़ा डिजाइनर की पोस्ट पर आया, तो जहाँ डिस्कशन होता था बड़े बड़े लोगों से, उनसे आर्ट के बारे में था। लेकिन जब गोवा में मैं आया, राजस्थान में लघु उद्योग निगम में जब आया, तो मैं नाम नहीं बताऊँगा, वहाँ के एमडी थे, लास्ट में कोचर साहब के बाद नए एमडी आए, जो बहुत बड़े, हालांकि अभी उनसे मेरा स्नेह है, लेकिन उस समय जब नए नए आए थे, तो सेक्रेटरीट में उस समय चीफ मुखर्जी साहब चीफ सेक्रेटरी, तो उन्होंने एक सेक्रेटरीट में मुझे कुछ काम दिया कि आप इंटीरियर डेकोरेशन का कुछ काम करिए। तो हमने इंटीरियर डेकोरेशन का काम किया। तो वो कपड़े में एम्ब्रॉयडरी वगैरह कसीदा जो पेच वर्क होता है उड़ीसा का, उसके बेसिस पर वो कॉन्फ्रेंस हॉल में लगाया, ताकि वॉइस मतलब उसकी वापस वाइब्रेट नहीं हो। तो वहाँ एक जो डायरेक्टर थे हमारे एमडी, वो आए, बोला अरे गोल्डन की कमाल, ये काला रंग, ये इसको इस पर कर ले, तो उसमें इस पर कर ले, तो मैंने कहा कौन सा, ये मैं नहीं कर सकता। तो आर्किटेक्ट था, उसने बोला हाँ ये साहब बोल रहे हैं आप चेंज कर दो, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। तो एमडी थे, उन्होंने कहा कि वो है यू आर टॉकिंग विद एमडी, यू आर माई सबऑर्डिनेट, आई कैन सस्पेंड यू, यू आर डिसोबेइंग माई ऑर्डर। मैंने कहा साहब ये डिसोबे नहीं है, कि मेरी एक मन की भावना है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मेरा फीलिंग है। आपका आदेश है सर आंखों पर है, लेकिन मेरी आत्मा इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये मेरे कंसेप्ट से नहीं है। तो व्हाट इज योर स्टेटस टॉकिंग विथ मी? मैंने कहा सर ऐसे तो मैं आपका सपोर्ट है, तो आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, बट आई कैन इवन टॉक विद प्रेसिडेंट बीइंग आर्टिस्ट, आप नहीं कर पाओगे।
तो इस तरह के व्यवहार लोगों से मैंने बातें हुई। जब भी कहीं डिस्कशन होता था गोवा में, बहुत सी बार कहीं एग्जीबिशन की हुई, कहीं बात हुई, कहीं तो बोलते थे स्टॉप योर लूज टॉक। तो ये लूज टॉक की जो मुझे राजस्थान से जो अनुभव हुआ लोगों का, ये इस तरह से पता करना बड़े बड़े अफसरों से डिस्कशन में, वो मेरे माइंड में थी। क्योंकि मैं जिसको बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, उसको मैंने इसमें अभिव्यक्त किया। तो ये मेरे लूज टॉक का यही मतलब था। उसके बहुत से मतलब होते हैं, तो मैंने इसमें बहुत से लोग हंसे भी सही कि लूज टॉक का तो मतलब एक होता वल्गर बात, किसी को बात, लेकिन इसमें वल्गरिटी नहीं, कटाक्ष है। तो मैंने हमारे एक जो हिंदुस्तान के सेकेंड आर्टिस्ट है, डॉक्टर प्रोफेसर थे रतन पारीमू, कश्मीर के बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनसे मैंने डिस्कस किया। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, बोला दिस इज करेक्ट सब्जेक्ट यू राइट। और उन्होंने थोड़ा जो मेरी मिस्टेक थी उसको करेक्शन करके मुझे भेजा, वही उसको मैंने उसको पब्लिश किया। तो लूज टॉक का मतलब यही है कि जिसको मैं लोग बुरा कहते हैं, बोल नहीं सकता और बात नहीं कह सकता, उसको मैंने स्कल्पचर में किया। तो वो अपनी जो भावना थी उसको इसमें व्यक्त किया, इसलिए मैंने उसका लूज टॉक रखा कि ताकि लोग इसको समझें। गोवर्धन सिंह परमार के जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, ऐसी कुछ किस्से या ऐसे कुछ हिस्से जिससे जिसे कभी सोचकर आपको एकदम बहुत खुशी होती हो या एकदम गहरा विषाद या दुख होता हो, ऐसी कुछ घटनाएं? जीवन में मैंने और जगह कितनी भी जगह नौकरी की, मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया। मेरा पहला इंटरव्यू और लास्ट इंटरव्यू था यूपीएससी का। तो वो एक सबसे बड़ी जीवन की कह सकते हैं कि एक ही मुझे खुशी मिली कि उसने मेरा जीवन ही बदल दिया। शायद गोवा में उस पोस्ट पर मैं अगर सेलेक्ट नहीं होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन बनता, क्राफ्ट का था, एक्सपोर्टर बन सकता था, लेकिन आर्टिस्ट नहीं बन पाता। तो जो आर्टिस्ट बनने का जो सबसे बड़ा श्रेय मुझे मिला गोवा में, जो मेरी सर्विस थी और वहाँ के जो राणे साहब हैं उनकी वजह से, तो ये मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई। यूपीएससी के द्वारा मैं सेलेक्ट हुआ उसकी वजह से। दुख तो जीवन में इतना है कि मैं कितना तक आपको कहूँ, आपसे कहा कि दूसरा कोई आदमी होता तो पारिवारिक क्लेश से लेकर के, घर के लेकर के, बच्चों से लेकर के, पति कभी मेरे से कभी खुश नहीं रही, क्योंकि मैंने कभी कुछ और एक चीज़ उसको दी नहीं, कभी उसको ला करके साड़ी तक नहीं दी। एक बार मैं साड़ी खरीद कर लाया था, जब शुरू में ये 17-18 साल की होगी, मैं 22 साल का था। एक साड़ी गया पटना खरीद के लाया, मुझे कोई मालूम नहीं था, लाया इससे 2 घंटे उठाया, वो तो कच्चा रंग था, उड़ गया। बोला क्या करते हो, आपको ये भी नहीं आया। उसके बाद मैंने हमेशा कह दिया भाई मैं तुम्हारा कोई कपड़ा नहीं खरीदूँगा। तो वाइफ को भी मलान रहा, बच्चों को मलान रहा, मैं उनको कोई 4 आना देता था, 8 आना देता था। लोग मेरे पास तो साइकिल पे नहीं, मोटरसाइकिलों में बच्चे घूमते हैं, गाड़ी उठते हैं। मेरे गैरेज था गवर्नमेंट क्वार्टर में, मेरे को मेरे गैरेज में मिट्टी थी, लोगों की कारें थी। तो इस तरह से सेल्फ मेड जिंदगी में रहा, लेकिन मैंने कभी उसको दुख नहीं माना, अफसोस नहीं किया। लेकिन दुख जैसे बहुत सी बार होता है, अपमानित कहीं जैसे रहा। मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं कुर्ता पजामा ही पहनता था जब बड़ौदा में गया था। तो एक बार बिहार में वापस ज्वाइन किया तो पिपली के कलान साहब थे, वहाँ एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, उनके घर पर गया मिलने के लिए। तो वो नहीं थे, उनका नौकर था। तो मैंने कहा साहब है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा प्यास लगी है, तो वो नल है वहाँ जाके पानी पी लो। मैं 10 मिनट बैठ गया, उसके बाद आए सब आए, बोला अरे इनको अंदर भी बैठाया है, मेरे मित्र हैं। तो साहब मुझे क्या मालूम, तो कुर्ता पजामा पहने हुए थे, मैं समझा कोई मजदूर होगा। तो उसके बाद मतलब परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि बहुत सी चीज़ें हैं, कपड़े पहनने चेंज किए, तो बाद में पेंट सिलाया। तो इस तरह से रहा। गोवा में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मैं प्रोटोकॉल नहीं समझता था। तो वो आए, आने के बाद कुछ ऐसी बात हुई ऑफिस में, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कोई गोल चीज घुमाया बोलते कोई गंदा इसको साफ कर दो। मैंने कहा नो सर, दिस इज नॉट माय ड्यूटी। तो उन्होंने उस समय कहा ही शुड बी बीहेडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस।
इस तरह से बहुत चीज़ें जिंदगी में घटी, तो उसको सब मैंने प्रोजेक्ट किया। एक निजी जीवन, आपका निजी जीवन और कला जीवन, कभी क्लैशेज रहे थे? कला जीवन में मुझे कोई क्लैशेज नहीं रहा। मैं जहाँ भी काम किया लोगों ने अप्रिशिएट किया। और सबसे पहला श्रेय एक हर्ष जी करके है, जो बाद में IAS बने, हर्ष शेष, जो बाद में IAS में लेखक थे। उन्होंने जिंदगी में सबसे पहले राजस्थान पत्रिका में मेरे बारे में लिखा, अस्वीकार करते हुए उठे हाथ, कि मतलब ये जो बना रहे हैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिर भी ये बना रहे हैं। तो वो एक सबसे बड़ी मेरी प्रेरणा रही। आजकल गोवर्धन सिंह जी पवार क्या कर रहे हैं? सेवानिवृत्त जरूर हुआ मैं, लेकिन अपने जो स्कल्पचर वर्क है उससे मैं कभी रिटायर नहीं हुआ और रिटायर होना नहीं चाहता। लेकिन गलती से ज़िंदगी में पहला कॉमर्शियल वर्क कोई मैंने अगर किया तो वो एक मजबूरी थी, आर्थिक मजबूरी की। पेंशन में जित पैसा मिला उसे लगभग पैसा यहाँ काम करने का मिलेगा, तो जवाहर कला केंद्र का मैंने एक काम ले लिया। उससे बैकबोन जो मेरा डिस्लोकेट हो गया, उस वजह से उसके पहले तक मैंने जो काम किए स्टोन वो सब में करता था। उसके बाद मैं हार्ड वर्क करना, वो मेरे से अभी डॉक्टर ने मना कर रखा है, क्योंकि उसने कहा गया तो आप पैरालिसिस हो जाएगा या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। मैं वजन नहीं उठा सकता, कटर नहीं चला सकता, हैमरिंग नहीं कर सकता। लेकिन उस परिस्थिति से लड़ने के लिए मैंने फिर दूसरा मीडियम सोचा, टेराकोटा है, जबरदस्ती है, एमसील है, इसमें मैं काम करता हूँ। और रेगुलर वर्क इसलिए कि मेरा जो वर्क है वो एक्सपेरिमेंटल वर्क है, मोस्टली सटारिकल सोशल कमेंट्स पर है। तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मान लीजिए उसका कोई खरीदार नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं। मुझे गोवा से 7 बार अवार्ड मिला, और एक पत्रकार ने पूछा राणा साहब से कि इनको 7 बार अवार्ड दिया है, आप सबका सामान परचेज करते हो, इसका पवार का सामान आप क्यों नहीं परचेज करते कला? उसने कहा कि हमें गाली दे रहा है, हमारी बदसूरत एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारी अपनी बदसूरत को हम रखें। उन्होंने व्यंग में ऐसा कहा कि उसको हम लेके क्या करेंगे, क्यों रखेंगे, आप अपनी बदसूरत देखेंगे। तो ऐसे खुशी होती है कि मेरा जो स्टाइल है वो नेशनल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज हुआ, सटारिकल हुआ। मुझे आर्थिक कोई उससे फायदा नहीं हुआ, हालांकि कुछ म्यूजियम्स हैं, 7-8 जगह म्यूजियम्स है, गवर्नमेंट के जितने म्यूजियम्स हैं, नेशनल लेवल के, मॉडर्न आर्ट गैलरी है, यहाँ पर सब व्यंग्यात्मक, सारे पॉलिटिक्स पर, भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर, इलेक्शन पर, सब जगह है, ब्राइबरी पर, या वेस्ट जोन के साउथ सेंट्रल जोन नागपुर में, यहाँ टेराकोटा का मैंने एक स्कल्पचर उन्होंने बहुत वर्षों पहले लिया था, जो करप्शन पर है टेराकोटा में। तो इस तरह से ये वर्क के बारे में मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे आत्मसंतोष है, कोई ग्लानि नहीं है। जहाँ तक सर्विस का सवाल है, सर्विस में था तो दुखी था, पैसे कम मिलते हैं और लाइबिलिटी ज़्यादा थी। रिटायरमेंट के बाद मेरी लाइफ सुखी है। एक बार पति ने कहा था कि इतने ये सब लकड़ी के आप सब बना रहे हो, क्या करोगे? मैंने कहा कि लड़के नाकाबिल हो तो दाह संस्कार के समय इसी से जला देना, मुझे मेरी अर्थी बना देना। तो इस तरह का बातें होता है कभी, पर मैं रिटायर नहीं हुआ, काम करता हूँ, अब शरीर के हिसाब से कम काम करता हूँ। और कोई यहाँ से जो मेरे घर पर कोई आता है, मैंने बहुत से लोगों को फैशन टेक्नोलॉजी से यहाँ से आता है, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन में किसी से पैसा नहीं लेता, अपना समय देता हूँ। और हमारे एक मित्र हैं कैलाश पालिया, उन्होंने ही वो मेरी एग्जीबिशन की थी 4 साल में, तो सब कचरे में सामान पड़ा हुआ था, उन्होंने उठा करके 2013 में एग्जीबिशन करवाई 4 जगह, और एक तरह से कहीं वापस मुझे जीवित कर दिया उस आदमी को, जिस तरह से उस तरह से। तो उसके बाद हमने एक संस्था बनाई, उसी संस्था से मैं एसोसिएट हूँ। वहाँ कभी भी कोई काम होता है, रिमोट सेशन होता है, कहीं से जयपुर से कोई आए, मैं जाता हूँ, अपनी हेल्प करता हूँ। अब तक मैंने श्री गोवर्धन सिंह जी पवार को देखा है, उनका कलाकर्म देखा है, उनकी कला की अभिव्यक्ति को देखा है, तो उसमें एक ईमानदार कलाकार की झलक मिलती है। काफ़ी वर्षों से मैं उनके नज़दीक हूँ और बिल्कुल मेरे पिता तुल्य हैं, और उनके साथ काम करने का मौका भी मिला और उनके काम को प्रदर्शित करने का मौका भी मिला।
जीएस पवार एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी लीग से हट करके, मतलब ऐसे विभागों में रहते हुए भी जो सच है उसको बाहर लाने की कोशिश की। सच का मतलब कि जो दुनिया में जो चल रहा है, जिस तरह से हम लोग देखें कि उनकी जो प्रदर्शनी के जो विषय हैं, उनकी टाइटल्स हैं जैसे माई लूज टॉक, जो उन्होंने गलत चीज़ देखी उनको अपने कला के माध्यम से लोगों के सामने उन्होंने लाने की कोशिश की। तो मोस्टली उनके जो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सटारिकल सब्जेक्ट्स हैं और एक सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार के खिलाफ, नेता के खिलाफ या डेमोक्रेसी के खिलाफ या हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार वगैरह जितनी जो चीज़ें हुई हैं सभी के खिलाफ अपनी कला की अभिव्यक्ति के माध्यम से उन सब चीज़ों को बाहर लाना, ये पवार साहब के कलाक्रम की एक विशेषता है। और मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है और उनकी जीवनचर्या, उनका सारा रहन सहन, और जहाँ तक समझ पाया हूँ एक ईमानदार कलाकार और अपनी ईमानदार एक अभिव्यक्ति, न किसी का लाग न लपेट न किसी का डर, और इतना बिंदास सब्जेक्ट पे काम करना। और लगभग मैं 10 साल से मैं पवार साहब को जानता हूँ और उनकी सारी जितने आर्टवर्क है उनको मैंने बहुत जगह बाहर डिस्प्ले भी किया। और देखा जाए तो हम राजस्थान में मैं देख सकता हूँ, राजस्थान में बहुत सारे कलाकारों के साथ हम लोग रहे हैं, बहुत सारे कलाकारों को का काम देखने को मिला, लेकिन इस तरह इतना बड़ा वुड में काम करना, वन पीस में इस तरह का काम करना और 7 से 8 फीट के लगभग एक 1.5 क्विंटल के वर्क मैंने राजस्थान में किसी ऐसे आर्टिस्ट के नहीं देखे। हम कंटेम्प्रेरी के नाम पे हम लोग आजकल कुछ भी कर दिया जाता है, एक बॉटल में को उल्टा करके खड़ा कर दिया जाता है कि ये कंपोजिशन है, लेकिन पवार सर का जो काम है जो वुड में या और भी जो मीडियम है जितने भी मैंने देखा, इनका क्राफ्ट वर्क भी देखा, इनका मास्क मेकिंग का भी मैंने काम देखा, तो एक श्रेष्ठ और सिद्धस्त कलाकार के रूप में हम लोग पवार साहब को देख सकते हैं। और मैं अभी तक जितना जान पाया हूँ एक सच्चे कलाकार की अभिव्यक्ति, एक सशक्त अभिव्यक्ति मैंने पवार साहब के काम में देखी है। मैंने देवगढ़ में चेयरमैन साहब से भी कहा था कि अगर आपको सोशल वर्क हो, इंस्टीट्यूशन हो, संस्था हो जो व्यक्तिगत नहीं हो, तो मैं जहाँ तक मेरे शरीर में शक्ति है मैं कला के माध्यम से अपनी सेवा दे सकता हूँ, तन और मन से। तन तो मैं खैर उतना, हम सरस्वती के पुजारी हैं तो लक्ष्मी जी के नहीं हैं, पर तन और मन से मैंने कहा जो है सेवा कर सकते हैं। और मैं सुखी है, किस तरह का मुझे कोई संतोष, कोई असंतोष नहीं है, न आर्थिक न पैसे से, किसी से। और पारिवारिक तो ये जिंदगी में जब तक आदमी रहता है, परिवार, दुनिया में कोई आदमी सुखी नहीं है। अब ऐसे मैं भी हूँ। जैसे कि नई पीढ़ी के कला साधकों को आप क्या कहेंगे, क्या वो अपनी कला के माध्यम से अपना जीवन नई पीढ़ी में एक स्टाइल निकल गई है, बहुत सी जगह मुझे आलोचना नहीं करनी चाहिए। कहीं तो इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद भी कंफ्यूज है कि वो क्या कर रहे हैं, तो नई पीढ़ी को भी वो कंफ्यूज कर रहे हैं और मर्जी से जो बना दिया। अब मॉडर्न आर्ट का मतलब एक ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आड़ा टेढ़ा बना दिया वो भी हो गया। एक मॉडर्न आर्ट का भी एक कंसेप्ट है, तो वो मेरे को ऐसा फील होता है कि इंस्टीट्यूशन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे आजकल, न सिखाने वाले रहे न सीखने वाले रहे। अब जो आदमी अपनी मेहनत से सीख गया वो निकल गया, बाकी ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन में ये ड्रॉबैक रहा है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, किसी का आलोचना नहीं। हर इंस्टीट्यूशन नहीं, लेकिन अमूमन मशरूम की तरह इंस्टीट्यूट हो गए। जहाँ आप जाओ, आर्ट कॉलेज है, फाइन आर्ट्स है, जहाँ जाओ फैशन टेक्नोलॉजी में, इंटीरियर डिजाइनर्स के गली गली में सब बना दिए, लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जिसकी दुकान जैसे जिसके पास आजकल जो है, जिसकी दुकान चल गई वो चल गई। हमारा जैसे आदमी को कोई नहीं जानता है तो नहीं जानता है। तो ये एक है नए युग में, लेकिन नए युग में बहुत से होनहार व्यक्ति भी है, वो उससे हम भी प्रेरणा लेते हैं। उनके जो नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई स्टाइल कर रहे हैं, नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, बुक्स लेता हूँ, पढ़ता हूँ और उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि कला है वो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जिस तरह से आजकल आप नई तरह की क्रॉप, बैगन के साथ टमाटर भी आप फसल उगाने का एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ। इस तरह से आर्ट में भी बहुत से टेक्निक्स, बहुत से लोग हैं जो नए जनरेशन में नए बच्चे कर रहे हैं, तो वो एक प्रेरणा के स्रोत है और ये स्वाभिमान की बात है, हम भी सीखते हैं उससे। आप पवार साहब की ग्रैंड डॉटर हैं, कैसा फील होता है आपको? अच्छा फील होता है। पहले गोवा लोकेशन जहाँ हम पले बड़े हैं वो इसलिए है बिकॉज ही हैड हिज जॉब देयर, सो वी स्पेंट आवर लाइफ इन अ गुड लोकेशन। गोवा हम वरना जा नहीं पाते हैं, बचपन वहाँ गया, अच्छा लगा, बड़े लोगों में हमेशा आना जाना था। उसके अलावा आसपास जो आर्टिक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मतलब इवन मैं जहाँ
कॉलेज भी थी या बड़ौदा भी रही हूँ, तो इनका कहीं ना कहीं रहता है कुछ, जैसे टॉक ब्रिज पे इनके काफ़ी आर्टिफैक्ट्स लगे हुए हैं। तो मैं भी अपने फ्रेंड्स को कह रही थी देखो मेरे दादाजी का है ये, तो अलग था, अच्छा था हमेशा से। और ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ये चीज़ हमने देखी। अभी भी 85 की उम्र में अभी भी अपना काम करते हैं, इनके लिए अपना कर्म ही सब कुछ है, तो सीखने को मिलता है। इज़ वन ऑफ द एल्डेस्ट, आपने भी देखा होगा इस एज में अपने आप को कैरी करना। इनसे कम एज वाले भी इनसे बड़े लगते हैं, तो ये अच्छा लगता है देख के। और लाइक ही ऑर्गेनाइजेज एवरीथिंग, सबसे बड़े फिगर हैं घर में, यहाँ पे भी पैटर्नल साइड भी मैटर्नल साइड भी, तो अच्छा लगता है।